नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के एक बयान से मध्य प्रदेश की सियासी फिजा एक बार फिर गर्मा गई है। दिग्विजय ने बयान दिया है कि इस बार गद्दारों को किसी भी तरह से मौका नहीं दिया जाएगा। दिग्गी राजा के इस बयान के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस पर हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। राज्यसभा गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस वास्तविक में जो है वह गिद्ध राजनीति करते हैं। गिद्ध राजनीति मतलब लाशों के ऊपर राजनीति। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। राज्यसभा सांसद ने इस बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सियासत चरम पर है। ग्वालियर दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस बार गद्दारों को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह पारी की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के दौरे पर हैं और इसी सिलसिले में वे ग्वालियर पहुंचे थे, जहां उन्होंने टिकट को लेकर बयान दिया है कि इस बार गद्दारों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने किसके लिए यह कहा, यह बड़ा सवाल है। इस बार गद्दारों को कोई मौका नहीं मिलेगा। अच्छा बहुमत जीत के सरकार आएगी और दृढ़ता से अपने वचन पत्र को पूरा करेगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी के यशपाल सिंह सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा गिद्ध की तरह मंडराती रहती है और मुद्दे देखती है। यशपाल सिंह सिसोदिया के मुताबिक दिग्विजय सिंह बिल्कुल नहीं चाहते कि कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बने, वह सिर्फ अपने पुत्र मोह में है। अब देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, कांग्रेस वास्तविक में जो है वह गिद्ध राजनीति करती है। गिद्ध राजनीति मतलब लाशों के ऊपर राजनीति। गिद्ध राजनीति मतलब घटनाओं पे राजनीति। ये इंतजार करते रहते हैं। राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कोई घटना घटे, कहीं कोई मरे, कहीं कोई हत्या हो और उस पे जाकर गिद्ध राजनीति करे। ये बड़े बड़े गिद्ध हैं, ये ऐसे ही मंडराते रहते हैं। बहरहाल गद्दार बनाम खुद्दार की सियासत कहां तक जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। मगर इस बयान ने दिग्विजय सिंह को एक बार फिर सुर्खियों में जरूर ला दिया है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। तो कांग्रेस की रार फिर वही गद्दार, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता कविता सोनी जी जुड़ी डिबेट में। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी इस डिबेट का हिस्सा है। फराह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुक करेंगे फराह जी का। फराह जी, गद्दार ये एक ऐसा शब्द है जिसे प्रतीकात्मक तौर पर कांग्रेस कई बार इस्तेमाल करती है और कहीं ना कहीं जब चुनाव अब आ रहा है तब इसका इस्तेमाल कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी की बात है, उन्होंने एक बार फिर से इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन हम आप ही से समझना चाहेंगे कि आखिर वो कौन ऐसे गद्दार हैं जिनके लिए दिग्विजय जी ने कहा है कि इस बार पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी। फिर होगा कविता जी से सवाल। जी फराह जी। देखिए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। कई सालों का उनका राजनीतिक की एक्सपीरियंस है उनका। प्रदेश अध्यक्ष वो कई सालों तक रहे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के और 2018 में समन्वय समिति के अध्यक्ष रहे और उन्होंने सबकी इसकी बैठकें रखी और उसका रिजल्ट 2018 में हम सब ने देखा। इसके अलावा नर्मदा यात्रा भी उन्होंने की। तो एक बहुत ही मंजे हुए राजनीतिक वो हैं और दिग्विजय सिंह जी ने ये चीज बोली है तो मैं और मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और पूरी पार्टी इस बात का समर्थन करती है। और किसके लिए ये कहा गया है, ये और किस जगह पे कहा गया है, ये सांकेतिक है। ये सबको पता है कि गद्दार कौन है। 2020 में किसने गद्दारी की थी पार्टी के साथ और गद्दारी करके बेंगलोर जाकर बैठ गए थे, पैसे लिए और गद्दारी करके दूसरी पार्टी में शामिल हुए और सत्ता का हिस्सा बने। तो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाकर पार्टी को छोड़कर गए, 35-35 करोड़ देकर दूसरी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने गद्दारी की। तो ये उन्हीं गद्दारों के बारे में बात की जा रही है। जी फराह जी, लेकिन अब क्या पार्टी में कोई गद्दार बचा है, इस पर हम आपसे जरूर सवाल पूछेंगे। कविता जी, इसका हम रुख कर लेते हैं। कविता जी,
कांग्रेस का कहना है कि जिनके लिए बात कही गई थी वो बात सांकेतिक तौर पर ही सही लेकिन उन तक पहुंच गई है। इशारा साफ है कि पार्टी आपकी है, निशाना भी आप पर है। जी कविता जी। जी जी। सबसे पहले तो फर्रा जी ने जो बोला है कि कांग्रेस का जो इशारा है वो बिल्कुल साफ है, और पैसों को लेके बेंगलोर में बैठ गए थे और पैसे की वजह से वो सरकार टूटी थी। तो पहले तो अभी तक ये कोई तथ्य सामने नहीं है और कोई ऐसा सबूत नहीं है कि पैसों को लेके ये हुआ था। ये आपकी अपनी आपसी कले थे जिसको आप संभाल नहीं पाए, घर की चीजें थी, आपको बाहर नहीं आने देना चाहिए था। और अगर आपको लगता है कि पैसे लेके आपके विधायक या आपके आपके विधायक है या आपके जो मंत्री थे, अगर वो पैसे लेके ऐसा होता है तो ऐसा क्या वो है कि आपके आगे जो आप जिनको टिकट देते हैं तो वो ऐसा नहीं करते हैं? आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं मतलब कि आपके जो पैसे में बिक जाएं? बिल्कुल गलत बात है। और ये सभी अपने मन की बात होती है कि जहां जिसको कंफर्टेबल लगता है वो वहां पे अपना रास्ता बनाता है। दूसरी चीज, दिग्विजय सिंह जी को अभी यही नहीं पता है कि दिग्विजय सिंह जी कर किसके लिए रहे हैं। कमलनाथ जी के लिए कर रहे हैं या अपने खुद के लिए कर रहे हैं? उनका खुद का इतने सालों से बनवास चल रहा है। दिग्विजय सिंह जी के 2003 के बाद में उनके अगर नेतृत्व में पार्टी की बात है, ये तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि दिग्विजय जी ऐसे बयान दे देते हैं। और ये भी बहुत अच्छे से जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं कि केवल जो वो काम करते हैं या जो भी वो कहते हैं केवल सुर्खियां बटोरने के लिए कहते हैं, उनका कोई तथ्य नहीं होता है और कोई उसमें इंटरेस्ट लेता भी नहीं है। जी। दिग्विजय सिंह जी को अभी खुद ही नहीं पता है कि उनका रोल क्या है इस पूरे इलेक्शन में। उसमें बस वो लगे हुए हैं कि हमें कहीं भी कुछ भी जाना है और अपना स्टेटमेंट देना है। उनके ही नेतृत्व में 3 बार ये जो सरकार अभी हमारी बीजेपी की सरकार बनी तो किसके नेतृत्व में बनी? दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के ही मेंबर रहे ना, कांग्रेस के जिम्मेदार व्यक्ति थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। फिर वो 3 बार क्यों नहीं अपनी पार्टी को अपना वो बना पाए? तो मेरा सवाल तो उनसे केवल इतना सा ही रहता है कि दिग्विजय सिंह जी से कि आप जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। और गद्दार तो आपके खुद की ही गद्दारी अगर आप गिनने बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं है आपने कहां कहां क्या क्या गद्दारियां की हैं। आपकी पार्टी क्या किस तरीके से गद्दारी करती है। एक हमारे भारत माता की पूरा नक्शा, उसमें से आप एक बाजू निकाल के उसको दे देती है वो पार्टी और उसके बाद में वो कहती है कि गद्दार भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करती है। तो दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि निरर्थक बात कर रहे हैं। जी ठीक है, फरहा जी मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले हम राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भूपेंद्र जी, गद्दार इस शब्द की पृष्ठभूमि में अगर हमको जाना है तो 3 साल पहले लौटना होगा जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 2020 के मार्च में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद प्रदेश की सियासत में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली। अब जब इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव हैं, लगातार दिग्विजय सिंह का दौरा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी है, उनकी तरफ से इस शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल करना, क्या जिस तरह से कविता जी कह रही है ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने का प्रयास है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ संकेत भी है? ये आपने जो प्रश्न किया उसमें 3 वर्ष पूर्व जाने के लिए कहा है, जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में जी। और वो बहुमत से आ गई। जी। लेकिन मैं अगर इस शब्द की महिमा और मंडित करना चाहूँ तो अगर अपन इस चुनाव से पहले के पूर्व में जाएं, जब ये लोग चुनाव लड़ते थे और जब बीजेपी इस शब्द का बहुत ही उपयोग करती थी पर्टिकुलर जिनके लिए अभी दिग्विजय सिंह ने कहा है। लेकिन वो समय और स्थितियां बदल गई हैं। पहले उनको अंग्रेजों के खिलाफ कहा जाता था कि वो गद्दार हैं और उससे राजनीति करके वोट का एकत्रीकरण किया जाता था और अपने पक्ष में किया जाता था। लेकिन आज वो इस पार्टी में आ गए हैं तो इसके कारण वो अब उनके लिए सही हो गए हैं और उनके लिए अब कांग्रेस के लिए वो शब्द सही बैठ गया है, वो गद्दार कह रही है। अब पहले नंबर पे इन शब्दों की 2 मायने निकलते हैं। दिग्विजय सिंह ने जो शब्द कहे गए हैं वो इसलिए कहे गए हैं कि जो वो पार्टी से गए हैं उनके लिए उनका जो अतिशेष जो भरा हुआ समय है और जो नेताओं के लिए जो स्थान है उनके लिए वो चेतावनी भी है। और जो लोग इस तरह से काम करने वाले हैं उन लोगों के लिए उन्होंने संदेश भी दिया कि आने वाले समय में ऐसा न किया जाए जिससे हमारी पार्टी में फिर से वो 2018 की रिपीट न देखे। लेकिन कांग्रेस अब इस गद्दार शब्द से किस तरह से भरपाई करती है ये इसका राजनीतिक समीकरण लेना पड़े, क्योंकि जब ये लोग
मतदाताओं के बीच में जाएंगे तो जनता यही कहती है कि हमने तो आपको बहुमत दिया था और लेकिन आप अपने कुनबे को नहीं संभाल पाए। तो उसके रिफ्लेक्शन में उनको एक ऐसी पृष्ठभूमि चाहिए जो अपने उनके कार्यकर्ता या जो उनके उम्मीदवार हैं वो उनको संतुष्ट कर सके कि हम ऐसे लोगों को अब स्थान नहीं देंगे, जिससे एक पार्टी में एक ऊर्जा और संचरण भी होता है, जिससे लोगों में एक संदेश जाता है। क्योंकि दिग्विजय सिंह हाईकमान के प्रिय नेता हैं, उनके स्टेटमेंट बड़े ही उग्र इस तरह से वायलेंस होते हैं जो, और उनका प्रभाव कितना भी पड़ता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के लिए चाहे विपक्ष। कई बार वो उनका जो कथन होता है वो विपक्ष के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है और उनके लिए अच्छा एक माहौल बना देते हैं। लेकिन जिस वर्तमान में वो अपनी पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों के लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जो संदेश दे रहे हैं कि जो कार्यकर्ता निष्ठा रूप से 2023 के चुनाव में लग जाएं और उन लोगों को अच्छा स्थान दिया जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कमलनाथ जी को बनाएंगे वो, क्योंकि वो अब किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि वो अब इतने बड़े अपने आप को एक पार्टी का, क्योंकि अभी जो उन्होंने संगठनात्मक जो परिवर्तन भी किए हैं जिला स्तर पे, तो उसमें भी अपने ही लोगों को बैठा लिया है। तो जिसके कारण क्या है, वो अपने आप को ये संदेश दे रहे हैं कि पार्टी के रूप में हम ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और इस तरह से अपने पार्टी को पुनः सत्ता में वापसी करने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास हर पार्टी को करना चाहिए, अपने नेता को। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है, अगर जो समीक्षात्मक करते हैं लोग, नेता जो लोग समझते हैं और जो मतदाता समझते हैं, तो शब्द की परिभाषा बदल गई है। आज अगर आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं और आपने निश्चित रूप से कई बार कवर किया होगा कि ये शब्द का प्रयोग उन नेताओं के लिए बीजेपी पहले करती, जो मैंने पूर्व में भी कहा। आज ये शब्द का प्रयोग इनके लिए हो रहा है। परिस्थितियां बदल गई है, समय बदल गए हैं और उनका स्थान बदल गया है, इसलिए ये शब्द के मायने भी बदल गए हैं उनके कहने के लिए। लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को एकत्र करके और ऊर्जा, चुनाव की ऊर्जा में लगाना, ये हर एक नेता का एक काम होता है। और इस संदेश को वो इसी तारतम्य में देना चाहते हैं कि आपसी जो आपसी मतभेद न रह के पार्टी के संगठन रूप में कार्य करें। बिल्कुल कविता जी, क्या वक्त परिस्थिति के साथ जो गद्दार की परिभाषा है वो बदली है? 2020 के पहले आपकी पार्टी के लिए कोई और परिभाषा थी, अब कुछ और है? देखिए, ये लोकतंत्र है जी, और सभी को अधिकार है अपनी सरकार बनाए और अपने वोट का सही उपयोग करे। और ये भी पता है कि अगर हमारी पार्टी किसी भी तरह से कहीं से जोड़ तोड़ की बात करती है, किसी भी गद्दारी की बात करती है, तो इसको बिल्कुल डिनाई करती है, क्योंकि आप लोग खुद इस तरीके की राजनीति करते हुए आए हैं और यही राजनीति का आपने स्वरूप बदल दिया है, बना रहे हैं, और आप एक भूमिका बना रहे हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है। मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब दिग्विजय जी का बयान आता है, स्टेटमेंट आता है, तो कई बार लगता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और कह क्या रहे हैं। तो आज पूरे टाइम वो लोग 15 महीने की जब सरकार थी तो 7 दिन की बात करते थे, उंगलियों में वो अपने दिन गिनते थे। 7 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा, 7 दिन में हम ये योजना लागू कर देंगे, 7 दिन में हम रोजगार दे देंगे। रोजगार दे रहे थे, बात कर रहे थे, डोर चराने की रोजगार दे रहे थे, बैंड बजाने के रोजगार की बात कर रहे थे। वो मैं ये सोचती हूँ आपका कोई विजन और मिशन है ही नहीं है, बस केवल एक आरोप प्रत्यारोप लगाना और दूसरे को अपने से नीचा दिखा के बात करना, ये जो राजनीति का हिस्सा बन गया है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने हिसाब से अपनी तैयारियां करिए और उनको भगवान करे, ईश्वर करे कि मैं चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी जो बयान देते रहते हैं उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। इस तरीके से बात करने से उनको कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि जनता सब जानती है और जनता ने उनको एक बार मौका दिया, ठीक है आपने कहा, लेकिन दोबारा फिर हमारे जब प्रत्याशी जीत के आए और फिर जनता ने उनको जन आशीर्वाद दिया, तो उसका क्या कहेंगे आप? अगर हमने अगर ऐसी राजनीति किया है तो हमें जनता ने आपको जवाब दे दिया है, उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जी फराह जी जवाब दें। देखिए, लोकतंत्र की इन्होंने बात की कि हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, तो मैं सबसे पहले इन्हें याद दिला दूं कि 2020 में जो आप लोगों ने सरकार गिराने का, बनी हुई सरकार जो बहुमत से सरकार बनी हुई थी, उसको गिराने का जो काम किया था वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। आपने विधायकों को अगवा किया, उन्हें पैसों का प्रलोभन दिया, उनको ब्लैकमेलिंग की, उनको निकलने नहीं दिया, बेंगलुरु में ले जाकर उनको रेस्ट हाउस में उनको अगवा करके रखा। ये कौन से लोकतंत्र का तरीका है? पहली बात। दूसरी बात, आपने दिग्विजय सिंह जी के लिए जो बोला कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री और राजा साहब के बीच में, जो भी हमारे कमलनाथ जी और राजा साहब के बीच में
सामंजस्य से जो फैसला होता है, उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में लोगों के बीच जाकर, एक एक कार्यकर्ता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का और चुनाव की रणनीति बनाकर वो काम कर रहे हैं। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपने बोला कि हमने जो वादे किए थे, घोषणाएं की थी, हम कमलनाथ जी ने सबसे पहले किसान कर्ज माफी का काम किया था शपथ लेने के बाद, और 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ हुआ था। ये आपके कमल पटेल सदन में खुद स्वीकार कर चुके हैं, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती। बैंड बाजे वाली बात जो आपने की, तो उस वर्ग के जो लोग हैं जो बैंड बाजे का काम करते हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग देने की बात हुई थी ताकि वो और अच्छे से अपना काम कर सके और उनकी आय और ज्यादा बढ़ सके। ढोर चलाने की आपने की, तो वो उसमें पशु आहार की बात हुई थी कि पशु के आहार की ट्रेनिंग दी जाए कि किस पशु को किस तरीके का आहार देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, इस तरीके की बात की थी। क्योंकि हमारे कमलनाथ जी जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे हैं, वो जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ऐसे ही कुछ भी घोषणाएं नहीं कर देते बिना सोचे समझे, जैसा कि आपके मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, वो कुछ तो भी योजनाएं घोषणाएं वो करते जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ चुनाव के लिए। 2018 से आपकी सरकार है, ये सब आपको पहले क्यों याद नहीं आया? बहनाओं की याद आपको पहले नहीं क्यों नहीं याद आई? अब आपको भांजे भांजी, आप बहना जीजा सब याद आ रहे हैं। 2018 तक आप कहाँ थे और आपका ये जो प्यार लाड़ प्यार है वो कहाँ था? जी जवाब दें, 2018 तक कहाँ थे कविता जी? जी 2018 के पहले भी हमारी योजनाएं चल रही थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ऐसे 703 योजनाएं तो मुझे अभी पता है कि जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं। दूसरी चीज, 15 राज्यों में हमारी सरकार है। आपके ही लोग क्यों ऐसा करते हैं, तोड़ते हैं कि आपके ही लोग क्यों टूटते हैं जब हमारी पार्टी की बात करने लग जाते हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो योजनाएं निकालते हैं बहुत सोच समझ के निकालते हैं, और वो जो योजनाएं हैं वो योजनाएं नहीं है, ना तो लुभावनी बातें हैं और न चुनाव का, इलेक्शन का कोई ऐसा मुद्दा है कि ये आत्मा से निकली हुई हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहना योजना जो है, लाडली बहना योजना, वो आत्मा से निकली हुई बात है और उसको उन्होंने योजना में परिवर्तित कर दिया। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ, आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। जब भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी भी योजना की घोषणा करते हैं तो घोषणा नहीं करते, उसको धरातल पर भी लाते हैं। ये आप अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपके कमलनाथ जी जब आते हैं, सत्ता में आए, उनको सत्ता में लोकतंत्र ने एक बार उनको आशीर्वाद दिया और वो आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने आते ही सारी योजनाएं बंद करना शुरू कर दिया। आपके मुख्यमंत्री जी का सोच, बोलते कुछ और है, चुनाव के पहले कुछ और बोलते हैं, चुनाव के बाद कुछ और करते हैं। ये आपकी योजनाएं हैं, इस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं। 15 महीने आपको मिले थे, 15 महीने में आप क्या कर रहे थे? केवल आप अपने आपस में लड़ाई झगड़े और अपने विधायकों को रूटने और मनाने में ही निकाल दिया आपने। आप इस तरीके की योजनाएं जो चला रहे हैं, 2 योजनाएं जो आपने ये कर दी, बता दिया, इनका कोई तथ्य नहीं है जिस तरीके का है। आपके कितनी योजनाएं, कितने लोग थे जिनको जरूरत थी, जिनको आपने सपने दिखाए थे चुनाव के पहले, आपने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। जी फराज जी जवाब दें। जी योजनाओं की बात कर रही तो मैं आपको बता दूं, वृद्धा पेंशन योजना को भी उन्होंने बढ़ा दिया था। जो कन्यादान योजना है उसको भी 51,000 कर दिया था। इसके अलावा भी बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट किया था, आपने भी लाभ उठाया होगा उसका। और हमारी सरकार को जब आपने सौंपा था, बिल्कुल कर्जे में डुबाकर सौंपा था, तो आप क्या चाह रही थी कि कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली थी कि अचानक से सारी योजनाएं वो हो जाती, लागू हो जाती है ना? और आप जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से आपके केंद्र से लेकर प्रदेश तक आपके जो षड्यंत्र की जो है ना, ये मीटिंगें शुरू हो गई थी, और इसलिए आप लोगों ने 15 महीने के अंदर ही ये सारा षड्यंत्र रचा और विधायक को अगवा किया। आपने कोविड का भी आप लोगों ने लिहाज नहीं किया कि और आप लोगों की वजह से, इस सारे कर्मकांड की वजह से प्रदेश को कोविड भी झेलना पड़ा। भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, अब चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगना तो आम बात है, लेकिन अब ये जो गद्दार शब्द एक बार फिर से राजनीति में आ चुका है, हालांकि ये कभी गया नहीं था, लेकिन चूंकि एक बार फिर से इसका इस्तेमाल अब किया जाने लगा है, तो क्या लगता है कि जनता के नाम जो संदेश देने की कोशिश दिग्विजय सिंह अपने बयान से कर रहे थे वो दे पाए हैं, या फिर सिर्फ एक शिगुफा बनकर इस बार ही रह जाएगा? जी भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए कविता जी का रुख कर लेते हैं। कविता जी, एक काफी बड़ा आरोप यहाँ कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। उनका कहना है कि ये जो पूरा प्रोसेस था, जब विधायकों को तोड़ा गया, पार्टी में आपके गए, उस समय कोरोना भी था, मार्च का ये पूरा घटनाक्रम था, अप्रैल के बाद कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस बार बार करती है, वो न सिर्फ राजनीतिक हालातों के लिए है, बल्कि जो प्रादेशिक स्थिति थी उस समय, उसके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल है? अब देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे जी, कांग्रेस वास्तविक में जो है वो जी जी भूपेंद्र जी आप जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र जी, चलिए भूपेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। कविता जी जवाब दें, जो सवाल आपसे था उसका जवाब दें। जी जी, देखिए कोविड की स्थिति परिस्थितियां सभी को पता है कि उस समय तक कोविड जाता हुआ कोविड था और सारे काम सुचारू रूप से शुरू हो गए थे। और कहीं भी बैठक और मीटिंग का जो इन्होंने आरोप लगाया कि उस समय मीटिंगों का दौर शुरू हो गया था। मीटिंगें रेगुलर होती रहती है, रूटीन में रहती है, क्योंकि सरकार है, सरकार के अनेकों कार्य होते हैं, मंत्रियों के साथ बैठना उठना, आगे के कार्यकारिणी बनाना, बहुत सारे कार्य रहते हैं जिसको लेकर बैठ के चलती है। बैठ के हमारे यहाँ निरंतर चलती है और सामान्य चलती है, लेकिन बैठ के तो इनके यहाँ चुनाव के समय चलना शुरू हो जाती हैं जब पता चलता है पूरे 4.5 साल तक यहाँ से वहां लड़ाई होती है आपस में। राजस्थान की बात कर रही हूँ। और वहां से जाने के बाद जब चुनाव की बात आती है तो अर्जेंट में बैठ के होने लगती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें जाखड़ जी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें आपस में तालमेल बिठा के और बाहर आके ये घोषणा करते हैं कि हम एक है, हमारे अब जो भी चुनाव होगा हम अच्छा लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे। तो ये बैठ के आपके यहाँ इस तरीके की प्लानिंग की बैठ के होती है, हमारे यहाँ ऐसी कोई बैठक नहीं होती है। आप समझ सकते हैं, चूंकि प्रदेश में सरकार है तो सरकार कोविड में रुक नहीं सकती है। सरकार और सरकार के मंत्री या जो हमारे कार्यकर्ता हैं सभी बाहर निकल के कोविड में कार्य कर रहे थे। तो उसमें ये कोई बात नहीं है कि उस समय ही हमें कोविड में बैठ के करनी पड़ रही थी। बीजेपी कह रही है कि इस वजह से गद्दार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जी ठीक है भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भूपेंद्र जी। जी भूपेंद्र जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां गद्दार की अपनी अपनी परिभाषा बता रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह ने अब ये जो बयान दिया है इसके बाद इससे सियासत और ज्यादा गर्मा सकती है, या फिर सिर्फ एक चुनावी शगुफा बनकर ये शब्द रह जाएगा इस बार? देखिए, ये निश्चित रूप से चुनावी शगुफा ही है। और दूसरी बात, ये परिस्थितियां मजे हुए खिलाड़ी हैं दिग्विजय जी का जो स्टेटमेंट होता है वो अब निश्चित रूप से वो ग्वालियर और चंबल वाले जो जिस क्षेत्र में सिंधिया जी का प्रभाव है और उस क्षेत्र में ज्यादा वो उनको डाइल्यूट करेंगे वो। और ये स्टेटमेंट क्या है, राजनीति में क्या होता है, जो जहाँ राजनीति जो पार्टियां करती हैं वो सत्ता की प्राप्ति के लिए करती हैं, और सत्ता के लिए आज के समय में कोई नैतिकता तो रह नहीं गई। सत्ता की प्राप्ति के लिए गुणा भाग और बहुमत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिसके पास बहुमत है तो वो सत्ता में काबिज होता है। तो ये मायने तो अभी ये चुनाव में तो अभी और चलेगा, ये स्टेटमेंट चलेगा और इसके कई आयाम और इसके परिणाम ही निकलेंगे। और ज्यादा मुझे तो कई बार कवर करते हुए हो गया है तो मैंने देखा है, और उग्रता आएगी और इनके जो स्टेटमेंट होते हैं और फिर वही पोलराइजेशन में बड़ा काम भी करते हैं। क्योंकि जो वोटर जो होता है, जो मैंने कई बार देखा है, जो फिक्स वोटर नहीं होता, जो पॉइंट टू पॉइंट पे डाइल्यूट होता है और मूवमेंट करता है, वो उसके लिए ये स्टेटमेंट बड़े ही काबिज होते हैं और ये पॉलिटिशियन इसीलिए ये स्टेटमेंट देते हैं। आने वाले भविष्य में जो चुनाव आएंगे तो उसमें निश्चित रूप से इनके वचनों का और इनके जो कहे जा रहे हैं, जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उनका बड़ा एक प्रभाव पड़ेगा। और कार्यकर्ता ऊर्जा से भरते हैं क्योंकि उनके आइडियल होते हैं ये नेता, और वो लगभग 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका हर जगह कांग्रेस में अपना एक जनाधार है और संगठन रूप से भी बहुत मजबूत है, और वो मध्य प्रदेश में काफी कदावर नेता भी हैं। तो अपने हिसाब से वो राजनीति करते हैं। कई बार उनके स्टेटमेंट का दूसरा परिणाम ही निकलता है और विपक्ष पार्टी जो उनकी सत्तारूढ़ पार्टी है जो उसका अपना फायदा भी उठाती है। तो कई बार ऐसे होते हैं, लेकिन अब देखिए आगे देखिए इनका प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि राजनीति के वो भी एक उनको भी सत्तारूढ़ पार्टी आगे के रूप में रखेगी जिनके लिए ये वचन कहा गया है। तो इसलिए उनको उससे पहले ही इन्होंने बैटिंग करना शुरू कर दिया है। तो देखिए अब क्या होता है, इसके रंग बड़े रंगीले भी होंगे और चिथड़े भी होंगे, अब किस तरह से प्रभाव पड़ता है।
बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से इसका प्रभाव आने वाले समय में पड़ता है। हम मेहमानों से माफ़ी भी चाहेंगे क्योंकि आपकी बात हम नहीं रख सकते, समय की हमारे पास कमी है और समय इतना ही था जिस पे हमने चर्चा की। आप तीनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, जी। चलिए, तो कांग्रेस की राह फिर वही गद्दार, इस पर आज हमने चर्चा की और अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।